हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू साइंस क्लासेस। और आज हम क्लास 9th का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और क्लास 9th की फिजिक्स का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है मोशन। तो मोशन को पढ़ाने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ जो कि इस चैप्टर के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और उस टॉपिक का नाम है स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। ये दो क्वांटिटीज़ शायद तुम लोगों ने सुना हो, है ना, और नहीं सुना है तो अभी तो हम पढ़ ही लेंगे। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। ये दो क्वांटिटीज़ होती हैं और ये दोनों को याद रखना है क्योंकि आगे इस चैप्टर में इनका बहुत यूज होने वाला है। देखो, स्केलर क्वांटिटी को समझते हैं। देखो, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, जिनके अंदर मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है। देखो, याद रखना, स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले कई बच्चों के दिमाग में ये होगा कि सर ये मैग्नीट्यूड क्या होता है ना। तो देखो, मैग्नीट्यूड भी समझ लेते हैं। जो तुम्हारा ये मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड का ये समझ लो कि ये होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी कि दुनिया की जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है? मैग्नीट्यूड है। या फिर कह दो कि जितने भी नंबर हैं वो सब क्या है? मैग्नीट्यूड है। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया कि भाई मैग्नीट्यूड क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज ही मैग्नीट्यूड होती है, या फिर जो भी नंबर है दुनिया में वो क्या है? मैग्नीट्यूड होते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखो, जैसे कि मैं अगर लिखूँ 100 किलोमीटर ईस्ट, सपोज किसी ऑब्जेक्ट ने, किसी भी गाड़ी ने 100 किलोमीटर कवर किए और ईस्ट डायरेक्शन में कवर किए, तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड कहाँ है, तो मैंने क्या बताया? मैग्नीट्यूड क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू होता है या फिर नंबर होता है। तो इसमें नंबर देखो कौन सा है? नंबर क्या है? 100। तो 100 क्या है? 100 ही मैग्नीट्यूड है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 100 है, तो 100 ही तुम्हारा क्या है? मैग्नीट्यूड है। और इसमें मैं पूछूं कि डायरेक्शन कौन सी है, तो डायरेक्शन साफ साफ लिखी हुई है। कौन सी है? ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं तुम्हारा भी वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? देखो, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो अगर मैं ये एग्जांपल बोलूँ, ये वाला जो एग्जांपल तुम्हारे सामने लिखा है कि 100 किलोमीटर ईस्ट, तो इसमें भाई मैग्नीट्यूड था तुम्हारा 100, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू यही नंबर है, तो और नंबर ही मैग्नीट्यूड होता है। तो यानी कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड तो है इस वाले में, और डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो इसमें इस वाले एग्जाम्पल में तुम्हारा मैग्नीट्यूड ये हो गया और डायरेक्शन ये हो गई। तो यानी कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई ये स्केलर है कि वेक्टर है, तो सीधी सी बात है, तुम लोग बोलोगे कि सर ये वेक्टर है। क्यों वेक्टर है? क्योंकि भाई इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है 100 और इसके अंदर डायरेक्शन भी है कौन सी? ईस्ट। मैग्नीट्यूड क्या है? 100 है और डायरेक्शन क्या है? ईस्ट है। तो ये कौन सी क्वांटिटी होगा? ये होगा वेक्टर क्वांटिटी। समझ आई बात? ऐसे अगर मैं बोलूँ क्या ये स्केलर होगा, तुम लोग बोलोगे कि सर नंबर तो है, मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन इसके अंदर डायरेक्शन भी है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी में तो डायरेक्शन होता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये स्केलर नहीं है, ये क्या है? वेक्टर है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। इस चैप्टर में आगे चल के कई सारे टॉपिक आएंगे जिसमें तुम्हें बताना होगा कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी तुमसे कोई स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पूछेगा कि भाई ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डायरेक्शन है, तो हमेशा याद रखना कि वो भैया क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो हमेशा ये दो चीज़ें याद रखोगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगी वो क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। तो ये थोड़ा सा तुम्हारा इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक था जो कि मैं तुम्हें क्लियर कराना चाहता था। अब हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, है ना। और जिसको नहीं समझ आ गया है वो एक बार इस वीडियो को दोबारा करके दोबारा से भी देख सकता है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है, हो सकता है तब समझ आ जाए। और फिर भी ना समझ आया हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो हम इस चैप्टर के लास्ट में एक डाउट सेशन रखेंगे, डाउट वीडियो। उस कमेंट के बेसिस पे मैं एक डाउट वीडियो बना दूंगा। जिस पर टॉपिक में डाउट होगा मैं दोबारा से वो टॉपिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अब हम अपना शुरू करते हैं चैप्टर मोशन। देखो, तो मोशन में सबसे पहले मैं तुमसे पूछूं कि भाई मोशन क्या होता है, तो तुम लोग कहोगे कि सर जब भी कोई चलता फिरता है, कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, मूवमेंट करता है, वही मोशन होता है। जैसे कि मैं ये चल रहा हूँ, है ना, तो तुम कहोगे कि सर आप मोशन कर रहे हो। लेकिन हम फिजिक्स में इसको कैसे समझेंगे, है ना। देखो, पहली चीज़ एक ये समझो कि हम जो भी एक्टिविटी वर्ल्ड में करते हैं, दुनिया में कोई भी काम करते हैं, तो उनमें एक चीज़ जरूर लगती है, क्या? टाइम। टाइम के बिना
कोई भी मूवमेंट या कोई भी चीज़ नहीं होती है। कोई भी काम करोगे, कुछ भी करोगे तुम, टाइम जरूर लगेगा। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने ये टाइम लिखा तो इसको लिखने में भी कुछ मेरे को समय लगा होगा, है ना। तो ऐसे ही मोशन के कंटेक्स्ट में, इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में, जब भी कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसको कुछ ना कुछ टाइम जरूर लगेगा, है ना। अब देखो आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। ये तो मैंने बताया कि भाई कोई भी चीज़ दुनिया में कुछ भी करेगी या कोई भी काम कुछ भी करोगे या ऑब्जेक्ट कोई मूव करेगा तो सीधी सी बात है उसमें समय लगेगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पे भाई कि मोशन इसमें कहाँ है। देखो मोशन को हम फिजिक्स की भाषा में समझें तो इतना समझ लो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदलता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदलता है तो हम उसको कहेंगे कि वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। सीधी सी बात है। देखो एग्जांपल से समझो, ये एक पॉइंट ए है, ठीक है, और यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, ठीक है, और ये पॉइंट बी है, यहाँ पर भी कोई खड़ा है। अब कोई खड़ा है तो भाई ए ने बी को देखा, उसको लगा भाई आदमी तो बढ़िया है तो मिलने जाना चाहिए, है ना, उसका कोई फ्रेंड है, अब जो भी समझ लो तुम। तो वो ए ने बी को देखा तो इसका मन हुआ कि हम जाएं और वहाँ जाके बात करें, थोड़ी सी गपशप मारें। तो भाई वो ए से मूव करके पॉइंट बी पर पहुँच गया अपने दोस्त से मिलने के लिए, ठीक है। और मान लो यहाँ पर टाइम हो रहा था 10 AM, लेकिन जब वो बी पॉइंट पर पहुँचा तो उसको टाइम हो गया 10:02 AM, यानी कि यहाँ पर 10 बज रहे थे, यहाँ पे 10:02 हो गए। यानी कि 2 मिनट में वो अपनी पोजीशन ए से चेंज करके कहाँ पहुँच गया, बी पर पहुँच गया। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेंज हुई, 2 चीज़ें चेंज हुई। एक तो उसकी प्लेस चेंज हुई, कोई की नहीं हुई, वो ए से कहाँ पहुँच गया, बी पर, और दूसरी क्या चेंज हुई, टाइम, ठीक है। 10 बज रहे थे और 10:02 हो गए जब वो बी पर पहुंचा। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो 2 चीजें बदलेंगी, क्या क्या, एक तो उसका प्लेस बदलेगा और दूसरा उसका टाइम बदलेगा। तो तुम कैसे इसको डिफाइन करोगे, तुम बोल सकते हो कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स प्लेस और पोजीशन ओवर टाइम या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर उसको क्या कहोगे, दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। उस ऑब्जेक्ट को तुम मोशन में कह सकते हो। यानी कि सीधी सी बात हमने समझ ली कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो मोशन में कहलाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन तुम एकदम लिख सकते हो, मैं शॉर्ट में बस इतना जरूर लिख सकता हूं, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो मोशन में कहलाता है ना। तो ये तो हो गई तुम्हारी मोशन की डेफिनेशन। अगर मैं तुमसे कहूं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको कैसे डिफाइन करोगे, बताओ कैसे डिफाइन करोगे। भाई सीधी सी बात है कि भाई तुम यहां खड़े हुए हो, है ना, और दूर तुमने देखा यहां पर एक आदमी खड़ा है और तुम्हें पता है उसको क्या है, कोरोना है, कोरोना टाइम चल रहा है, उसको कोरोना है, और भाई तुम बहुत डरे हो। यहाँ पे तुम्हारी एकदम प्रोटेक्शन मिली हुई है, चारों तरफ से प्रोटेक्शन है, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। अब तुम्हारा दोस्त तो वो है लेकिन उसको क्या है, कोरोना है, क्या तुम उससे मिलने जाओगे, नहीं जाओगे। तुमने क्या किया भाई, 10 बजे देखा उसको, है ना, भाई तुम नहीं गए, तुम वहीं के वहीं खड़े रहे और टाइम हो गया 10:02, 10:02 हो गया, लेकिन तुम अपनी जगह पे ही खड़े हो। यानी कि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही है। अब पोजीशन चेंज जब नहीं हो रही है तो फिर क्या है, वो मोशन नहीं कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट किसके अंदर है, रेस्ट में है ना। कि जब सीधी सी बात है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करेगा यानी कि अपनी पोजीशन नहीं बदलेगा तो वो रेस्ट में होगा। वो 10 बजे भी यही था और 10:02 पे देखा तब भी वो अपनी जगह पे ही है, यानी कि वो पोजीशन नहीं बदला, यानी कि वो कहीं गया ही नहीं, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो सीधी सी बात है, उसको डिफाइन कैसे करोगे, सीधी सी बात है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम तो बढ़ेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में ही सब चीज़ें चलेंगी। मैंने तुम्हें बता दिया था कि टाइम के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। तुम खड़े रहो पूरे दिन, लेकिन टाइम तुम्हारे लिए रुक जाएगा क्या, तुम खड़े हो कि टाइम रुक गया, वो फिल्मों में ही होता है ना। तो एक्चुअल लाइफ में कभी टाइम नहीं रुकता है, तुम खड़े रहो, चाहे पूरे दिन खड़े रहो, चाहे पूरी जिंदगी खड़े रहो, टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी कहते हैं कुछ कर लो जीवन में। तो इतना बात मेरे को लगता है तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक जो है वो है डिस्टेंस। क्या है, डिस्टेंस, दूरी, है ना। अब देखो डिस्टेंस को कैसे समझेंगे, डिस्टेंस को हम समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से, ठीक है। सपोज करो यहाँ एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है,
और ये पॉइंट ए है, और ये उसका घर है, ये उसका घर है। उसको अपने घर जाना है, उसे लगी है भूख, उसे लगी है प्यास, मम्मी की याद आ रही है, और उसे कहाँ जाना है? अपने घर जाना है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 5 मीटर, यहाँ का 4 मीटर, यहाँ का 1 मीटर, एक नहीं, ये 8 मीटर, ये 2 मीटर, ये भी 2 मीटर और ये 1 मीटर। अब मैं तुमसे पूछूं कि भाई ए को, इस लड़के को पॉइंट ए से अपने घर जाने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो सीधी सी बातें बोलोगे सर इनको जोड़ दो। भाई ये 5 मीटर 5, ये 4 मीटर यहाँ कवर करेगा, यहाँ भी चल के जाएगा, फिर 4 से ये 8 मीटर फिर कवर करेगा, फिर ये 2 मीटर कवर करेगा, फिर 2 मीटर कवर करेगा, और लास्ट में 1 मीटर कवर करेगा। तो कितना हो गया? 5 4 9, 9 8 17 और 2 19 और 2 21 और 1 22। यानी कि अपने घर तक पहुंचने में उसने कितनी दूरी तय की? 22 मीटर। अब देखो इसमें डिस्टेंस को कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो मैं तुमसे बोलूँगा कि जो उसने पाथ कवर की, द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम और इन अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो ये टोटल पाथ क्या हो गई? ये पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया। तो उसने जो टोटल पाथ कवर किया वही क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा, है ना। या फिर दूसरी तरीके से कहो, द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू रीच इट्स पॉइंट, डेस्टिनेशन पॉइंट, वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा, है ना। तो देखो एक्चुअल लेंथ क्या किया उसने कवर? ये वाला, ये पूरी एक लेंथ हो गई, यहाँ से ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई। तो ये जो पूरी जो लेंथ उसने कवर की वो तुम्हारा क्या है? डिस्टेंस है। या फिर कह लो एक्चुअल जो पाथ उसने कवर किया, तो एक्चुअल पाथ क्या है? ये है, एक्चुअल में पाथ यही है। तो ये पूरा कवर किया और इस पूरे को हमने ऐड करके देखा तो कितना निकला? 22 मीटर। तो यहाँ पर ये 22 मीटर क्या आया है? ये क्या है? तुम्हारा डिस्टेंस। तो डेफिनेशन तुमसे पूछेगा कोई तो सीधी सी बात है, तुम लिख दोगे द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मैं लिख देता हूँ, द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन समझने के लिए, बाकी बहुत सा किताबों में अलग अलग तुम्हें डेफिनेशंस मिल जाएंगी, बट इफ यू विल राइट दिस यू विल गेट द मार्क्स। ओके, नाउ वन मोर थिंग इज, इफ आई आस्क यू द व्हाट इज द एसआई यूनिट। अब हम इसकी एसआई यूनिट देखते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है? भाई स्टैंडर्ड यूनिट होती है जो पूरी वर्ल्ड में जिसको यूज़ किया जाता है। तो डिस्टेंस की तुम्हें पता है एसआई यूनिट होती है मीटर, क्योंकि अभी हमने जो देखा था जो 22, हमने ये तो नहीं लिख दिया था कि सिर्फ 22 कवर किया उसने, है ना। हमने क्या लिखा? 22 मीटर। तो ये जो मीटर है वो क्या है? यूनिट है। और एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है स्टैंडर्ड यूनिट जिसे पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। तो एसआई यूनिट डिस्टेंस की क्या होगी? मीटर, ठीक है। अब उसके बाद लोग बच्चे कहेंगे कि सर किलोमीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है। होती ज़रूर है, पर वो पूरे वर्ल्ड में यूज़ नहीं की जाती। अगर पूरी दुनिया के साइंटिस्ट बैठे तो सब लोग जो बात करेंगे ना जब डिस्टेंस की, तब वो सारे डिस्टेंस को मीटर में ही कंसीडर करेंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। पता चला एक बोल रहा है 1 किलोमीटर, दूसरा कह रहा है 1000 मीटर, और दोनों बढ़ गए, बोले कि 1000 कैसे, वो कह रहा है 1 कैसे। अरे बात तो एक ही है ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसलिए कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो पूरे वर्ल्ड में और किसी भी तरीके से, इसलिए ऐसा यूनिट का इस्तेमाल किया गया वर्ल्ड में। और ये ऐसा यूनिट जो डिस्टेंस की ली गई वो क्या ली गई? मीटर ली गई, ठीक है। इतनी बात मुझे लगता है तुम लोगों को समझ आ गई होगी। अब मैं तुमसे पूछूं कि भाई डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है वो स्केलर है या वेक्टर है? बताओ, स्केलर है कि वेक्टर है? दिमाग लगाओ। मैंने तुमसे कहा था कि जब भी कोई पूछेगा स्केलर और वेक्टर, 2 चीज़ें सोचनी है, क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अब जैसे मैंने अभी लिखा था 22 मीटर, है ना, 22 मीटर लिखा है। तो मैंने तुमसे पूछूं कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड है? तुम कहोगे सर हाँ, क्योंकि न्यूमेरिकल जितने भी दुनिया के नंबर हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड तो है ना। अब मैं तुमसे पूछूं इसमें डायरेक्शन लिखी है? कहीं डायरेक्शन दी है कि वो किस डायरेक्शन में अपने घर गया? डायरेक्शन तो नहीं है। यानी कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड तो है, मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ है, लेकिन डायरेक्शन नहीं दी है। और जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, वो हमने क्या पढ़ा था? वो क्या होता है? वो होता है स्केलर। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर। वेक्टर ये तब होती जब हमें ये दिया होता कि भाई ये 22 किलोमीटर किसी डायरेक्शन में, सपोज ईस्ट दिया होता या साउथ दिया होता, कुछ भी अगर डायरेक्शन इसमें लगी होती तो हम ये कहते कि ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि इसके अंदर हमें सिर्फ क्या मिला? मैग्नीट्यूड मिला और डायरेक्शन नहीं मिली, है ना। जिसकी वजह से हम डिस्टेंस को किस कैटेगरी में रखेंगे? स्केलर क्वांटिटी में। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो डिस्टेंस हमारा कवर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बताओ अगला टॉपिक क्या है?
भाई एनसीईआरटी तो सबके पास होगी नहीं तो रिफ्रेशर होगी, टॉपिक तो एक ही सीक्वेंस में है। देखो अगला हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में देखें या इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन होती है द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। देखो डिस्प्लेसमेंट में अगर डेफिनेशन से देखें तो क्या होगी? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ऑफ इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होगा, जो सबसे छोटा पाथ होगा, वही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। कुछ को समझ आया होगा, कुछ को नहीं आया होगा। देखो समझने के लिए हम एक लेते हैं एग्जांपल। अब जैसे कि एक पॉइंट ए है, ठीक है, और यहाँ पर एज ऑलवेज कोई खड़ा है और ये तुम्हारा पॉइंट है बी। सपोज करो यहाँ एक आइसक्रीम पार्लर है और इस बंदे को आइसक्रीम खानी है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 4 मीटर और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2 मीटर, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक उसको जाने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो कितना कवर किया उसने? 4 मीटर और ये 2 मीटर, यानी कि टोटल किया 6 मीटर, है ना। और इसमें इनिशियल पॉइंट कौन सा हो गया? हमने बात की ना कि इसमें 2 पॉइंट के बीच में होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन तो ये हो गई, शुरुआत वाली जो पोजीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इनिशियल पोजीशन, है ना। तो इनिशियल पोजीशन तो ये हो गई, और पॉइंट बी जहाँ आइसक्रीम पार्लर जहाँ उसको जाना है वो उसकी फाइनल पोजीशन हो गई, या फाइनल पॉइंट बोल दो, ठीक है। तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि ए से बी पहुंचने का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या ये था? 4 मीटर कवर किया, फिर ये 2 मीटर कवर किया। मेरे ख्याल से तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा नहीं। तुम भी कहोगे सर बिल्कुल नहीं। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता इस आइसक्रीम पार्लर तक पहुंचने का क्या होगा कि अगर हम सीधे मूव करें और कहाँ पहुंच जाएं? आइसक्रीम पार्लर पे, है ना। आइसक्रीम पार्लर पे पहुंचने का सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है व्हेन वी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। सीधे हमें डायरेक्शन देखें कि भाई ये इस डायरेक्शन में है और वहाँ से सीधा हम निकल जाएं, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ तभी हो सकता है जब हम स्ट्रेट मूव करेंगे, है ना। अगर हम स्ट्रेट मूव नहीं करेंगे तो शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा ही नहीं। जैसे कि मान लो तुम सीधे ही जा रहे हो और तुमने यहाँ से टर्न ले लिया। सपोज करो यहाँ तालाब आ गया कोई और तुम्हें यहाँ से टर्न लेना पड़ा, तो क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ रहा? नहीं रहा, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ तो तब होता जब ये सीधा चला जाता, और यहाँ पे उसको टर्न लेने की वजह से यहाँ से उसको डायरेक्शन बदलनी पड़ी, जिसकी वजह से उसको ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ा। तो ये क्या हो जाएगा? ये लॉन्गेस्ट हो जाएगा, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये शॉर्टेस्ट नहीं रहेगा। शॉर्टेस्ट कब रहेगा? जब हम नदी नाले रास्ते में जो भी पड़े, पर हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक बार भी डायरेक्शन अपनी ना बदलें, तभी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, तभी वो शॉर्टेस्ट रास्ता हो सकता है। तो इतनी बात हमेशा याद रखना कि भाई डिस्प्लेसमेंट इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, व्हेन वी मूव ओनली इन अ वन डायरेक्शन। हम अपनी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलते जाएं। अगर तुमने कहीं रास्ते में थोड़ी सी भी डायरेक्शन बदल दी तो वो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा, वो शॉर्टेस्ट रास्ता नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्शन बदलने की वजह से तुम एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर लोगे, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। और जब भी तुम डिस्प्लेसमेंट करोगे यानी कि शॉर्टेस्ट रास्ता अपनाओगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट्स द शॉर्टेस्ट पाथ। जब भी शॉर्टेस्ट रास्ता अपनाओगे तो तुम हमेशा क्या करोगे? स्ट्रेट लाइन में मूव करोगे, स्ट्रेट लाइन। और जब भी स्ट्रेट लाइन में मूव करोगे तो वो सीधा रास्ता किसी न किसी डायरेक्शन में होगा, है ना। अब जैसे तुमने सपोज इस तरफ मूव किया, अगर हम देखें ये तुम्हारा नॉर्थ है, ये तुम्हारा ईस्ट है, ये तुम्हारा वेस्ट है और ये तुम्हारा साउथ है ना। तो ये कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में गया, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? साउथ ईस्ट। यानी कि ये कौन से डायरेक्शन में मूव किया इसने? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मूव किया है ना। अगर मान लो तुम एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो सपोज करो ये पॉइंट ए है और यहाँ तुम खड़े हो, ठीक है, और इस बार तुम्हारा हाउस, तुम्हारा घर यहाँ है, तो एक्चुअल में जो रोड है वो इस तरीके से है। यानी कि अगर तुम अपने घर जाओगे रोड से तो इस तरीके से जाओगे, यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे। लेकिन क्या ये तुम्हारे घर तक पहुँचने का शॉर्टेस्ट पाथ है? नहीं है। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? यहाँ से अगर तुम सीधे इधर चले जाओ, यानी कि सीधा जाओगे, स्ट्रेट लाइन में मूव करोगे,
है ना, तभी तो शॉर्टेस्ट पाथ बना, है ना। अगर तुम घूम फिर के डायरेक्शन लेके जाते, जैसे यहाँ से भी लेके जाते, तो डायरेक्शन बदलती, और डायरेक्शन बदलने से फिर ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होता, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ तो सिर्फ यही हो सकता है ना। तो स्ट्रेट लाइन में मूव करोगे, और ये फिर स्ट्रेट लाइन में मैंने बोला जब भी तुम मूव करोगे तो वो किसी न किसी डायरेक्शन में होगा। जैसे कि अभी पिछले एग्जाम्पल में साउथ ईस्ट था, तो इस बार ये डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ। यानी कि याद रखना डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, और स्ट्रेट लाइन किसी न किसी डायरेक्शन में होती है। तो मेरे ख्याल से इतना तुम्हें जरूर समझ आ गया होगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है ना। तो डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के लिए। इसमें इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल पोजीशन ये थी, और सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता वहाँ तक पहुँचने का क्या था, ये था। ठीक है, तो इतनी बातें मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ आ गई होगी। तो अब मैं जैसे बोलूँ, एक एग्जाम्पल लिखूँ कि जैसे तुमने यहाँ पर डिस्टेंस कवर किया 50 मीटर इन 50 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैं तुमसे पूछूं कि 50 मीटर नॉर्थ में ये स्केलर है कि वेक्टर है, स्केलर है या फिर वेक्टर है। अब याद कर लो, मैंने बताया था कि जब भी स्केलर वेक्टर का सवाल आएगा दो चीज़ें सोचनी है, क्या क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अब इसमें देखो मैग्नीट्यूड है, बोले सर बिल्कुल है। ये जो 50 जो नंबर है, क्योंकि हर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गई। और ये जो नॉर्थ डायरेक्शन दे रखा है, ये क्या है, डायरेक्शन है नॉर्थ, है ना। तो यानी कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ये स्केलर होगी या वेक्टर, ये होगी वेक्टर, क्योंकि हमने पढ़ा था जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं वो क्या होता है, वेक्टर होता है। तो इस तरीके से तो जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट जो हो गया, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में किसी एक डायरेक्शन में मूव करना होता है ना। अगर तुम डायरेक्शन कई सारी बदलोगे तो वो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा डिस्टेंस जुड़ जाएगा और वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, शॉर्टेस्ट पाथ। और शॉर्टेस्ट पाथ तभी होगा जब तुम स्ट्रेट लाइन में मूव करोगे, किसी एक डायरेक्शन में मूव करोगे। इतना मेरे ख्याल से तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब तो ये हो गई वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं बात करता हूँ कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट भी मीटर होती है। क्या होती है, मीटर। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की एसआई यूनिट मीटर होती है। और कोई पूछे कि भाई डिस्टेंस स्केलर है कि वेक्टर है, तो तुम बोलोगे स्केलर है, क्योंकि उसके अंदर हमने देखा था डायरेक्शन नहीं होती थी, और क्या होता था उसके अंदर, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था। और डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन भी रहेगी और मैग्नीट्यूड भी रहेगा, इसकी वजह से ये क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। अब एक चीज़ मैं तुम लोगों को बता दूं, अगर हम रियल लाइफ की बात करें, रियल लाइफ की अगर हम बात करें, देखो रियल लाइफ में हम हमेशा जब मूव करते हैं, रियल लाइफ में जब हमेशा हम मूव करते हैं, तो भाई हम कवर करते हैं डिस्टेंस। हम क्या करते हैं, डिस्टेंस कवर करते हैं। 90% या 99% हम रियल लाइफ में जब भी कहीं मूवमेंट करते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, कवर डिस्टेंस करते हैं। सिर्फ 1% सिचुएशन होती है जब हम डिस्प्लेसमेंट का यूज़ लेते हैं। बोले सर ये कैसी बात बोल दी आपने कि हम 99% डिस्टेंस का यूज़ करते हैं, 1% डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करते हैं। देखो इसको ऐसे समझो कि रियल लाइफ में अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें अपने घर से आगरा जाना है या कहीं और किसी और सिटी जाना है, तो तुम क्या करोगे, तुम जो सड़क गवर्नमेंट ने बनाई है, जो रोड बनाई है, उस रोड से ही जाओगे। और रोड कैसी होती है भाई, तुम पता चला पहले, जैसे कि तुमने दिल्ली से चलना है तुम्हें, है ना, दिल्ली से निकलना है और कश्मीर जाना है। कश्मीर मान लो यहाँ है। अब कश्मीर के लिए भाई गवर्नमेंट ने ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे घर से सीधी सड़क बना दी कश्मीर पहुंच जाओ, ऐसा तो है नहीं। गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, गवर्नमेंट को जहाँ से ज़मीन मिली वहाँ से उसने सड़कें बनाई। तुम्हारी रोड मान लो पहले इधर से हुई, ठीक है, यहाँ गई, फिर तुम्हारा मान लो हरिद्वार गया, हरिद्वार से देहरादून गया, है ना, देहरादून से पिथौरागढ़, फिर इधर से मनाली, मनाली से होते हुए फिर तुम्हारा कश्मीर पहुँचा। तो तुमने दिल्ली से कश्मीर पहुँचने के लिए जो सड़क यूज़ की, उस पर कई सारे टर्न थे, कई सारी डायरेक्शन थी, कोई एक डायरेक्शन थी, बताओ, नहीं थी कि सर इधर तो हम इस डायरेक्शन में मूव किए, यहाँ पर इस डायरेक्शन में मूव किए, फिर इधर इस डायरेक्शन में मूव किए, फिर ऊपर की तरफ मूव किए, फिर इधर डायरेक्शन में मूव किए। यानी कि हमने कोई एक डायरेक्शन कवर की क्या, नहीं की, हम कई सारी डायरेक्शन में गए। तो तुम कह सकते हो कि सर हम कश्मीर किस डायरेक्शन में गए, जब रास्ते से जाओगे भाई नहीं बता पाओगे, है ना। वैसे तुम बोल दोगे, तुमसे पूछेगा कश्मीर किधर है, तो तुम बोल दोगे नॉर्थ में। लेकिन तुम जब रोड से गए तो किसी एक डायरेक्शन में ही मूव किए, कहीं टर्न नहीं किए, ऐसा नहीं था। जब तुम रोड पे चले तो तुमने गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो रोड बनी है उस पर कई जगह टर्न लिए, जिसकी वजह से तुम्हारी कोई एक डायरेक्शन नहीं रही, जिसकी वजह से वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं रही, वो क्या हो गई, वो टोटल पाथ हो गई, लंबा रास्ता हो गया। और उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस के अंदर कोई एक डायरेक्शन नहीं होती है। और डिस्टेंस के अंदर सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। जैसे तुमने 1000 किलोमीटर कवर किया लेकिन तुम्हें डायरेक्शन नहीं पता, तो फिर इसमें सिर्फ क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू है तो यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन
नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये स्केलर क्वांटिटी है ना, इसीलिए डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी था क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो 99% केस में हम इसीलिए मैंने कहा कि हम डिस्टेंस यूज़ करते हैं क्योंकि हम रोड पे चलते हैं और रोड जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है ना। रोड तो जैसी गवर्नमेंट को जहाँ से जगह मिली है, जहाँ से रोड्स बनाई गई हैं, तो वो वहाँ से बनी हुई है, इस वजह से जो रोड का जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होता है। रियल लाइफ में हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट मैंने ये कहा कि 1% यूज़ करते हैं। 1% हम ऐसे यूज़ करते हैं जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, है ना, कि तुम अपने घर पे हो, है ना, और तुम्हारा सपोज ये घर के आसपास चारों तरफ खेत हैं, क्या है, फील्ड है ना, और यहाँ पर तुम्हारा स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल है, और तुम्हारे घर से जो रोड बनी है स्कूल के लिए वो इस तरीके से गई है ना। और एक दिन क्या हुआ, तुम बहुत लेट उठे, तुमने देखा बस तुम्हारी निकल गई और तुमने देखा कि अगर मैं रोड से जाता हूँ तो तुम स्कूल नहीं पहुँच पाओगे। तो सिचुएशन ऐसी हो गई कि तुम्हें शॉर्टेस्ट रास्ता मिल जाए और तुम्हारा घर कहाँ है, आउटर में है, फील्ड में है, और बीच में कुछ नहीं, सिर्फ खेत है। तो तुमने देखा कि अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो तुम्हें 1 घंटा लगेगा, लेकिन अगर तुम यहाँ से सीधा, तुम्हें स्कूल दिख ही रहा है, अगर खेतों से होते हुए सीधा पहुँच जाओ, है ना, इस एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में जाके किसी एक डायरेक्शन में जाओगे तो तुम यहाँ से सिर्फ तुम 20 मिनट्स में पहुँच जाओगे। तो तुमने उस टाइम पे क्या किया, टाइम पर स्कूल पहुंचने के लिए ये शॉर्टेस्ट पाथ एक्वायर किया, इनिशियल पोजीशन से के बीच में और फाइनल पोजीशन के बीच में। तो इस केस में कभी कभी जब हमें दिखता है कि हमें पता होती है कि ये इसी डायरेक्शन में है, तब हम डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करते हैं। और तुम्हें लगता है कि रास्ते में कोई खराब या कोई नदी या कोई तालाब या कोई पहाड़ नहीं है, उस केस में आपको सीधा आप डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करते हो, ठीक है। तो इतनी बात मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी कि हम डिस्प्लेसमेंट का यूज़ 1% क्यों करते हैं रियल लाइफ में और डिस्टेंस का 99% यूज़ होता है, ठीक है। ये तो मैंने तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझा दिया। तो मेरे ख्याल से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब डिस्प्लेसमेंट के अंदर 3 चीज़ें हैं जो कि मैं अगले वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ। 3 चीज़ें ये हैं कि भाई डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर 3 चीज़ें हैं। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। ये तीनों चीज़ें मैं अगले वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट कैसे पॉजिटिव होता है और कैसे नेगेटिव होता है और कैसे 0 होता है। तो तब तक के लिए ये वीडियो आप लोग देखिए, और तुम लोगों को अगर ये अच्छे से समझ आ गया हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगला वीडियो तुम लोगों को मिल जाए और हम आगे का टॉपिक कवर कर सकें। सो तब तक के लिए थैंक यू। नाउ